गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? हाय। फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है? आर यू इंटरेस्टेड विथ फिजिक्स? आर यू एंजॉइंग फिजिक्स? देन ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट टुडे द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। ये आज का हमारा प्राइमरी लेक्चर है फिजिक्स को जानने, फिजिक्स के कुछ मिस्ट्री को समझने का। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि एक बार एक शॉर्ट रिव्यू लेकर के आपको मोटिवेशनल लेक्चर जो हमारा पहला हुआ था, उस मोटिवेशनल लेक्चर को कंटिन्यू वहां से जो जो बातें हमने आपके साथ शेयर की थी, शायद आपको वो कुछ हद तक याद भी हो, क्योंकि अभी तो आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा होगा। अभी तो आपकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। कितने मजे करते होंगे आप अपने घरों में, और जो हालात है अभी, जो सिचुएशंस हैं, उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आता होगा। बस आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन करना है, और उसी इंटरटेनिंग टाइम में से थोड़ा सा मैनेज करके फिजिक्स को भी पढ़ना है। और भी सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे। खैर, ये देखिए आपके बोर्ड पर फिजिक्स 11 जेई नीट है। मतलब ये कि हर दिन मैं आपको, हर समय मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, आपके खुद के मेमोरी में ये बातें रिफाइन करना चाहता हूँ, रिव्यू करना चाहता हूँ कि आप बने हो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईआईटी जाने के लिए, नीट जाने के लिए। हमने आपको कहा था कि यूनिवर्स हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जहां से आपकी जरूरतें हो वहां से आप इसको कॉपी करना है। यूनिवर्स के बाद हमने कहा था कि प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स में हमने फिर आपको सेलेक्ट किया था अर्थ को। एकदम बिल्कुल आप प्राइमरीली इसको देखते चलो, समझते चलो, कहीं कोई परेशान होने की बात है ही नहीं। अर्थ पे हमने कहा था कि लाइफ है। लाइफ है तो इस लाइफ के सर्वाइवल के लिए इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइफ के सर्वाइवल के लिए इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सब हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। इस बेसिक रिक्वायरमेंट्स में हमने आपकी कनेक्टिविटी लाई थी कहां तक आप बता सकते हैं? सो अगर ध्यान में होगा तो इसमें हमने कहा था कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से हम यहीं पे आपको इसका ये सीन रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में हमने कहा था कि एक होता है आपके लिए फूडिंग होता है, दूसरा ड्रेसिंग होते हैं, तीसरा विच इज द थर्ड वन, रेजिडेंस या शेल्टर कहते हैं इसको, रेजिडेंस। बट आउट इन आउट ऑफ सॉरी except all these three, rather than all these three, we have the fourth, and that is called fundamental requirement. One of the fundamental requirement nowadays it is education also. So education को भी आज की जनरेशन ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट में
शामिल किया हुआ है और ये जरूरत भी है। बहुत लंबी बातें की है इस पर, अभी हम लोगों को आगे और इसको खींचने की जरूरत नहीं है। सो एजुकेशन को गेन करने के लिए हमने कहा था कि वी हैव ओनली वन पाथवे, दैट इज स्टडी। स्टडी को भी फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाया था। एक हमने कहा था कि यू गो फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी एंड द सेकेंड वन इज द थ्योरेटिकल स्टडी। सो फर्स्ट वन है आपका प्रैक्टिकल स्टडी, सेकेंड वन है थ्योरेटिकल स्टडी। प्रैक्टिकल स्टडी को हमने कहा था कि जैसे आप जो प्रैक्टिकल सोचते हैं उस प्रैक्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा। मैंने बताया था कि एक ट्रक का जो स्टाफ है, जो सर्वेंट है, वो भी कल ट्रक का ड्राइवर बनता है। किसी गराज में रेंच कैरी करने वाला, बोल्ट लूज करने वाला एक लेबर भी कल एक हेड मैकेनिक बन जाता है। और इस काम को करने के लिए उसे ये जरूरी नहीं होता कि वह किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के इसका प्रैक्टिकल किया हो, इसकी ट्रेनिंग ली हो। तो वो एक प्रैक्टिस के बेस पर, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, तो वो है। बट थ्योरेटिकल स्टडी में मैंने कहा था कि इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको एक रिव्यू देके मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा आपको लेकर के। सब्जेक्ट्स में हमने और भी सब्जेक्ट की बात की थी, लेकिन उन्हीं में से मैंने आपको साइंस भी सिखाया था कि साइंस भी एक सब्जेक्ट है। नॉलेज तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने से होता है। लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, बट आउट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट ओनली साइंस। एंड जिस तरह से और सब्जेक्ट को पढ़ने से अलग अलग तरह की जानकारी होती है। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अकबर बाबर हुमायूं को जानेंगे, इंडियन रिवॉल्यूशन को जानेंगे, या जो भी बातें हैं सो एंड सो एटसेट्रा। लेकिन उसी तरह से जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमने आपको कहा था कि साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी जस्ट डेवलप आवर टेक्निकल नॉलेज। हमारा नॉलेज बढ़ता है, टेक्निकली हम डेवलप होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी क्या चीज है, तो आप बिल्कुल अपने घरों में आज के डेट में आपके हाथ में शुरू करते हैं हम आपके टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट से। तो सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड सेट है। पहली बार जब मोबाइल लॉन्च हुआ था इंडिया में तो हमें बिलीव ही नहीं होता था कि ये ऐसा भी हो सकता है। बट आज बिलीव तो बहुत पीछे की बात रह गई। आज तो छोटे छोटे बच्चे इसको यूज करके इसका बेनिफिट ले रहे हैं। और आपके घरों में फैन है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, टीवी है, आयरन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन है, और कितना मैं नाम गिनाऊं मैं भी परेशान हो जाऊंगा। इसके बाद मशीनरीज में जाइए, स्कूटी है, बाइक है, कार है। आज जितने भी प्रैक्टिकली आप मूव करते हो, जो भी कुछ आज आप देखते हो अपने अगल बगल, कहीं ना कहीं टेक्निकली आप उसको स्टडी कर सकते हो, उसके रिजल्ट को देख सकते हो। सो अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी nowadays in our daily life. So please, science develops our technical knowledge. लेकिन सिर्फ इतना कह देने से क्या हमारा काम चलेगा? आगे स्टडी करनी है, चीजों को देखना है, चीजों को समझना है, बातें करनी है, साथ में एंजॉय भी करना है, साथ में फिजिक्स भी पढ़ना है, साथ में हमें हमारा टारगेट भी अचीव होना चाहिए और उसका भी ख्याल रखना है। सो साइंस की बात हमने की थी कि साइंस जो है वो हमारे टेक्निकल नॉलेज को डेवलप करता है, लेकिन इसको फर्दर स्टडी करने के लिए स्पेशलिस्ट्स ने, कहते ना कि बड़े बुजुर्गों ने, तो हमारे साइंस में भी बड़े बुजुर्ग होते थे। प्राइमरी जो इन्वेंशन करने वाले हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सीनियर लोग जो जितने भी हैं, उन्होंने साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट का नाम उन्होंने फिजिकल साइंस रखा, एक पार्ट का नाम उन्होंने फिजिकल साइंस दिया और दूसरे पार्ट का नाम उन्होंने
बायोलॉजिकल साइंस दिया। एक पार्ट का नाम उन्होंने फिजिकल साइंस दिया, तो दूसरे पार्ट का नाम उन्होंने क्या दिया, बायोलॉजिकल साइंस दिया। लेकिन ये जो डिवीजन हुआ है साइंस का दो पार्ट्स में, इस डिवीजन के पीछे का राज ये है कि हमारे जो ये पृथ्वी है, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो दो ही वैरायटीज के होते हैं। कैसे? तो या तो एक में लाइफ होता है या एक में लाइफ नहीं होता है, जिसको हम लोग लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स कहते हैं, जिसको हम लोग सजीव और निर्जीव कहते हैं। सो इस साइड में मैं आपको नॉन लिविंग्स लिखता हूं। दिस इज द साइड वेयर आई एम राइटिंग नॉन लिविंग्स, एंड दिस साइड में मैं लिविंग्स को लिखता हूं। सो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स ये दो पार्ट हुए। फिजिकल साइंस इज द पार्ट इन विच वी स्टडी द फेनोमेना रिलेटेड विथ नॉन लिविंग्स, एंड बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग्स की बात करते हैं। और इस फिजिकल साइंस को फिर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके एक पार्ट का नाम हमने फिजिक्स रखा एंड द सेकंड पार्ट वाज केमिस्ट्री। सो ये सब छोटी मोटी बातें अब लगती होगी, क्योंकि स्टार्टिंग एक कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। सो ये बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ल्ड में इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी टीचर्स, जितने भी सीनियर्स, जितने भी फैकल्टीज आपको फिजिक्स पढ़ाने आएंगे, एंड इफ ही हैज टू डिस्कस न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सपोज just I am giving you an example, then he will have to express the expression F equal to ma, and this is the basic of the second law of Newton, second law of motion. लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि फिर भी हमारे सर्कल में, आप ही के सभी फ्रेंड सर्कल में एक बात की चर्चा होती है, और वो ये कि वो सर जो पढ़ाते हैं ना, तो फिजिक्स अच्छे से समझ में आता है, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं वो फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आता। एंड इसी बात का ही इम्पोर्टेंस है कि आपके अंदर की जो तकलीफें हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, उन ग्रीवांसेस को हम अपना समझ करके, रियलाइज करके, एंड देन अगर मैं आपको वही चीज आंसर करता हूं, ये सोचते हुए कि हमारे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, माय फेवरेट्स, यहां पर जब आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे, इस लाइन में, इस पैरा में, तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, अगर मैं ये रियलाइज करके खुद उसका आंसर दूं, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल 100% पर रहेगा, एंड यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ टीचिंग एज आई थिंक, ये मेरा मानना है। और इसीलिए कभी भी हमारे साथ काम करते हुए, हमारे साथ बैठते हुए, मेरी कोशिश और बाय हैबिट भी ये कि मैं हमेशा दिल से जोड़ करके सब्जेक्ट को सिखाता हूँ बच्चों को। तो ये कोशिश रहती है, आप भी धीरे धीरे इस बात को रियलाइज भी कर जाओगे। सो प्रोसीड नाउ। साइंस के बाद हमने कहा कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस को मैंने कहा था कि यहाँ पे ये सब लिखा हुआ आपको, और यहाँ क्या है, जूलॉजी है। सो अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया अपना फिजिक्स, आपके नोटबुक पर ये अब चीजें लिखी हुई होगी। और हमने तब भी आपको ये कहा था कि जैसे फिजिक्स का नाम पहली बार बोर्ड पर आता है, बस मन में एक खुशी होती है, मन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिक्स।
और यहीं तक हम आपको लास्ट लेक्चर में रखे थे। सो हमने 5 मिनट आपका रिव्यू लिया, आपको मैंने कनेक्ट किया, और मैं अब यहाँ से आपका साथ देते हुए और आगे बढ़ता हूँ। एंड जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव अ बेटर एंड satisfactory answer of your question what is physics। तो पहली बात, लगातार मैंने लास्ट लेक्चर में और आगे भी मैं इस बात को शेयर करता रहूंगा कि इस सब्जेक्ट की एक सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये हमारा मेमोरी डेवलपर है। क्योंकि जितनी सोच, जितने कॉन्सेप्ट, जितने वेरिएशंस इस सब्जेक्ट में, इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो न्यूमेरिकल का पैटर्न होगा, वहां वर्क करते हुए जितने एक्सपेरिमेंट्स के दौर से, जितने वेरिएशंस के दौर से आपको पास करना होगा, आई थिंक कि वो आपके लिए टोटली एक फाइटिंग की तरह होगा। एंड वो फाइटिंग ऐसा जिसमें हर वक्त आपको जीतना होगा, मतलब एक जीत की सुनिश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ विन, सर्टेनिटी ऑफ अचीव द गोल के कॉन्सेप्ट के साथ आपको लड़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के फिजिक्स आपका होगा और आप फिजिक्स के हो जाएंगे। हम बीच में एक लिंक देते रहेंगे आपको, एक जरिया है, हम एक सिर्फ मीडियम है आप तक फिजिक्स पहुंचाने का, और कोशिश रहेगी कि इसमें कोई तकलीफ ना हो। सो फिजिक्स के विषय में सबसे पहले मैंने कहा था कि ये प्राइमरी स्टेज पर मैं बात करता हूं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये पहला डेफिनेशन में उठाता हूं। मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि तार से गिरे खजूर पर अटके, नेचर और नेचुरल फेनोमेना क्या है, इसकी भी बात आज करेंगे। एंड वेरियस टाइप ऑफ डेफिनेशंस आई विल कंटिन्यू टुडे। सो इस डेफिनेशन को मैं हैंडल करता हूं। डेफिनेशंस, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, हमने डेफिनेशन लिखा है। फर्स्ट, पहला कि इट इज द स्टडी, सॉरी, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये बात शायद आपको याद भी आ रही होगी कि जब मैं पहली बार आपके लिए वो एक रेक्टेंगुलर और ये क्या कहें कि मैंने जब एक स्टार्टिंग कॉलम बनाया था इस तरीके का, तो राइट साइड में मैंने नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना वर्ड भी लिखा था। हमारे कहने का वहां सेंस था, मैं आपको लिंकअप करने के लिए एक तरह का पैटर्न तैयार किया था। यूनिवर्स में प्लैनेट है, प्लैनेट पर अर्थ है, अर्थ पर नेचर है, नेचुरल फेनोमेना है, मतलब यूनिवर्स में नेचर भी है, नेचुरल फेनोमेना भी है, कहीं न कहीं, नॉट एट ऑल स्पेसेस। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कनेक्ट किया था, मतलब उसके अंदर ही सब आता। अब आप ये देखिए कि हमने किसी को ये बता दिया कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, बट वन कैन आस्क द क्वेश्चन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर एंड व्हाट आर नेचुरल फेनोमेना, ये क्या होते हैं? पहले आप ये भी थोड़ा सा हमें हिंट कर दीजिए, सो दैट कि हम जो है चीजों को सही तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सके, जान सके, देख सके, हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सो टोटल मिलाकर के अगर मैं आपको ये बताऊं कि नेचर क्या है, आप लोगों को भी मन में होता होगा कि बिना क्वेश्चन के जगह पर क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं और बिना आंसर के आंसर दिए जा रहे हैं। जहां पर आंसर की पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है वहां पर भी आंसर है। आइए
नेचर, तब जाकर के आपको और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन जो फर्दर हैं वो। अच्छा एक बात बताइए, नेचर प्रकृति को कहते हैं और प्रकृति जो हमारे आसपास की चीजें हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसमें आप ही बताइए कि क्या क्या है। हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है अर्थ के सरफेस के जहां हम एग्जिस्ट करते हैं, वहां क्या है? वहां दो ही चीजें हैं, आप बताइए कौन सब है? तो वहां पर लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग्स ऑर्गेनिज्म भी हैं वहां। सो कहते हैं कि नियर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, नियर द अर्थ एटमॉस्फेयर the combination of livings and non-livings are called the nature, या we can say nature is a combination of, या in combined form in the earth atmosphere livings and non-livings are called the nature। तो अब ये इसको मैं सही तरीके से डिफाइन करता हूं कि नियर द अर्थ एटमॉस्फेयर, near the earth's atmosphere, near the earth's atmosphere, near the earth's atmosphere livings and non-livings, livings and non-livings in combined form, in combined form is called the नेचर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं। सो नेचर यही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सजीवों और निर्जीवों का जो मिलन है, कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, इसी को प्रकृति कहते हैं। लोकल प्रैक्टिकल में नेचर को हम लोग स्वभाव से भी जानते हैं, बट इट इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ नेचर, प्रकृति को ही हम लोग नेचर कहते हैं। सो अब आपको जब नेचर एक बार समझ में आ गया, ये बात जब समझ में आ गई, तो आपको फिर एक बात मैं बताऊं कि अब अगला स्टेप अपना होता है कि नेचुरल फेनोमेना क्या है। नेचुरल फेनोमेना क्या है, ये हमारा अगला स्टेप है। तो देखिए, सबसे पहली आप ये जानिए कि इंटरेक्शन, फेनोमेनन वर्ड से फेनोमेना बना हुआ, घटना, ये कैसा? तो अगर मान लो कि एक लिविंग के साथ इवेंट करे, इंटरेक्ट करे, तो भी एक घटना का जन्म होता है। अगर मैं किसी को एक लापा लगा दूं तो एक घटना हुई। अगर मैं रोड पर चलते हुए गिर जाता हूं तो एक घटना हुई। तो सजीवों के बीच, लिविंग के बीच का इंटरेक्शन, लिविंग नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन एंड नॉन लिविंग्स के बीच का इंटरेक्शन एक नेचुरल फेनोमेना को जन्म देता है, उसको डेवलप करता है। कैसे? आप कहेंगे नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट करेगा? तो तेज हवाएं बहती है, आंधी आई, स्टॉर्म आता है, बड़े बड़े पेड़ को तोड़कर गिरा देता है, तो पेड़ में तो फिर भी फ्लड्स आते हैं, बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं, तो मतलब इंटरेक्शंस होते हैं। आंधी आती है, बड़े बड़े घर गिर जाते हैं, तो न आंधी में कोई प्राण है,
घर में, तो नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन भी नेचुरल फेनोमेना का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनो एरप्शन, वो भी एक नेचुरल फेनोमेना है। जैसे स्टॉर्म्स नेचुरल फेनोमेना है, ब्लोइंग विंड्स, रनिंग ऑफ अ मैन ऑन द रोड, मूविंग फैन, इलेक्ट्रिक फैन, लाइटनिंग बल्ब, स्विच ऑन किया बल्ब जला, एक घटना हुई। सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना। आइए हम पहले इसको डिफाइन कर लें कि नेचुरल फेनोमेना क्या है। नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना ये जो चीजें होती है कि द इंटरैक्शंस between लिविंग्स एंड नॉन, इसका मैं मीनिंग मैंने बता दिया, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, आर कॉल्ड द नेचुरल फेनोमेना। इसी को प्राकृतिक घटनाएं, क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फेनोमेना। एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ देम, लेट मी राइट सम ऑफ देम। और इसको मैंने पहले सिखा भी दिया आपको। सो प्लीज नाउ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स की मैं अगर बात करूं आपसे, तो आप देखो, ब्लोइंग विंड्स, ब्लोइंग विंड, ब्लोइंग विंड्स, बहती हुई हवाएं, एक प्राकृतिक घटना है। अ मैन रनिंग ऑन द रोड, अ मैन रनिंग ऑन द रोड, प्राकृतिक घटना है। छोटी छोटी, मैं अपने आसपास की बात करता हूं, फिर बड़े पैमाने पर जाएंगे, एक लेवल ग्रो करेगा। सो मूविंग इलेक्ट्रिक फैन, मूविंग इलेक्ट्रिक फैन, लाइटनिंग बल्ब, लाइटनिंग बल्ब। अब आइए ऊपर चलते हैं, बॉल के अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक मतलब क्या, भूकंप, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। स्टॉर्म्स, फ्लड्स, volcano eruptions, volcano eruption। बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूं, टाइड्स एंड निब्स इन द सी। आपने सुना भी होगा, अगर कोई दूर में देख रहे होंगे, अगर कोई ओशन के आसपास किसी का लाइट होगा, तो वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। ईटीसी कर दीजिए, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। सो volcano eruption, so these are the examples of, some of the examples of natural phenomena। लेकिन आपने यहाँ डेफिनेशन में देखा कि इंटरेक्शन से ही नेचुरल फेनोमेना का डेवलपमेंट होता है। इंटरेक्शन नहीं होंगे तो नेचुरल फेनोमेना कभी नहीं हो सकता। सो ये नेचुरल फेनोमेना को देखा हम लोगों ने नेचर को समझा। ये तमाम बातें आप नोट करें और गिव
संगीत की दुनिया में अपना समय भी देते रहें, कुछ कहानी, कुछ चुटकुले, कुछ सुने, कुछ अनसुने, कुछ रोचक बातें, इंटरेस्टिंग बातें हमेशा करते रहें जीवन में। अफसोस कभी न करें, वर्तमान में जीना सीखें, मजे लेते रहें और अपने बारे में हमेशा ख्याल रखें। करें कुछ भी, लेकिन सोचें हमेशा अपने डेवलपमेंट के विषय में। फैमिली में अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनके इम्पोर्टेंस को समझें। दुनिया में माँ बाप दूसरा नहीं मिलता, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सो एंड डोंट टेल अ लाई, कभी भी झूठ बोलने की कोशिश न करें अपने जीवन में जहां तक हो सके। एंड नाउ आपने कॉपी कर लिया होगा, आइए बात करते हैं। तो आपने क्या देखा कि फिजिक्स को हमने लिखा था कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। अब आइए इसके फर्दर डेफिनेशंस पर चलते हैं। अब जो बात हम आपको कहने जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा, उसी डेफिनेशन को मैं अब थोड़ा ब्रॉड करता हूं, और मैं जो बोल रहा हूं हमने क्या कहा। अब आइए देखते हैं कि थोड़ा ब्रॉडर डेफिनेशन की बात की अभी मैंने ना, तो उसी को थोड़ा सा। Thus physics is defined as the branch of science in which we always discuss about the basic causes of नेचुरल फेनोमेना। आइए अब आप इस बात को रियलाइज करो कि बेसिक काउजेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना का डिस्कशन हम लोग साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं वही हमारा फिजिक्स है। क्यों मैंने आपको पहले ये कहा कि नेचर और नेचुरल फेनोमेना की जानकारी हमें होनी चाहिए? व्हाई? Because natural phenomena will be understood only when we are able to discuss, able to know the meaning of nature, importance of nature and basics of nature। जब हम नेचर समझ लेते, ऑब्वियसली हमें नेचुरल फेनोमेना समझ में आते, और नेचुरल फेनोमेना समझ में आ जाने का मतलब हमारा माइंडसेट उनके एग्जाम्पल्स पर जब जाता है तो बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। एंड वी जस्ट मेक अ कंफर्मेशन अगेंस्ट आवर सेल्फ, और तब हमें डेफिनेशन को लर्न करने में, अब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल हमें पता है कि नेचुरल फेनोमेना के बेसिक कॉजेज को साइंस का जो ब्रांच डिस्कस करता है वही फिजिक्स है। क्योंकि आप अगर रोड पर चल रहे हो, कहीं अगर केले के छिलके पर या लूज ग्राउंड पे आपके पैर फिसल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उस स्लिपिंग के काउज को जानते हो इसीलिए फिसल गए, या इसीलिए फिसलने से रोक लिए अपने आप को। वो भी इंसान जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है वो भी फिसलेगा। तो कोई भी नेचुरल फेनोमेना है
इस पर हम जस्ट अगले स्टेप में बात करने वाले। पहले डिफिनेशन का सेगमेंट फाइनल कर ले। पहला डिफिनेशन, सेकंड, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मेजरमेंट का साइंस कहा जाता है। बिकॉज जितने भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुए आज तक, उस ऑब्जर्वेशन का एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है, और हमेशा फिजिक्स को एग्जैक्ट मेजरमेंट ही इसको चाहिए होता है, और बिना उसके कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर फिजिक्स में आज तक न डेवलप किया जा सका और न किया जा पाएगा। बिकॉज आप ये जरा सोचो, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, जैसे मोबाइल के लिए या टेलीविजन के लिए, इस सब के लिए आपको आगे कम्युनिकेशन सिस्टम में जब जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी कि इन सब के जो लॉन्चिंग होते हैं वो एग्जैक्ट टाइमिंग के, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अपने अर्थ का, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग ऐसे ऑर्बिट को कहते हैं जो एक इमेजिनरी ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड, एक्चुअली सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर जाकर के एक इमेजिनरी ऑर्बिट एज्यूम किया गया है। इमेजिनरी तो मैं बोल रहा हूं मतलब काल्पनिक, ऐसा नहीं कि वहां एक रेलवे का ट्रैक बना हुआ उसी पर, एक इमेजिन है, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, आपको भी हम बताएंगे अपने सिलेबस में है। ग्रेविटेशन में प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स मैकेनिक्स में पढ़ना होता है ग्रेविटेशन चैप्टर, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके विषय में भी एक आइडिया लेंगे हम, ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए नहीं है। तो मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं कि ये जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जो सैटेलाइट्स यूज करते हैं, उनका जो लॉन्चिंग होता है वो एग्जैक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लो कि 1 सेकंड का, एक तो बहुत कह दिया मैंने, 0.5, 0.25, 0.025 सेकंड का भी डिफरेंस हुआ, तो जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर आप अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते, ऑर्बिट करना चाहते, वहां नहीं जाएगा। हो सकता है आपका सैटेलाइट चाइना के रेंज में चला जाए, उधर से तुरंत तोप की सलामी देना शुरू कर देगा। सो एग्जैक्ट मेजरमेंट में बिलीव करता है हमारा ये फिजिक्स, और इसीलिए फिजिक्स को मेजरमेंट का साइंस भी कहते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट द थर्ड वन, लेट अस गो फॉर द थर्ड वन, थर्ड डिफिनेशन, इट इज टोटली an experimental science. It is totally an experimental science. It is totally an experimental science. ये भी बात है, ये एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड साइंस है। आप बताइए कि जब न्यूटन साहब ग्रेविटेशन का लॉ दे रहे होंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो पॉइंट मास के बीच लगने वाले, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ग्रेविटेशन चैप्टर आपके लिए नया नहीं है, इट्स नॉट द टोटली न्यू वन। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप न्यूटन साहब ने ही लिखा है, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा था कि 2 पॉइंट मास के बीच लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं, बीच के सेपरेशन का, द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो खैर ये तो अभी आपकी यादें ताज़ा कर दी मैंने, और आगे तो खैर करते रहेंगे। सो वो जो लॉ आया, या न्यूटन साहब ने कहा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, वो भी एक लॉ आया। या F इक्वल टू ma की बात कीजिए आप, या आप ओम्स लॉ की बात कीजिए, V इक्वल टू IR। मतलब जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने फिजिक्स में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर डेवलप किए, उस लॉ को लिखने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंटल फेज से उन्हें गुजरना पड़ा होगा, लैब में वर्षों काम करने पड़े होंगे उनको, उनके एसोसिएट्स भी रहे होंगे, उनके एग्जैक्ट मेजरमेंट
की बात मैंने कर ली है, वो भी कि एग्जैक्ट वो चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है कहां तक आ रही है, कहां के बाद फेल कर जा रही है, ऐसा भी सीन आपको देखने के लिए फिजिक्स में मिलेगा। आपको मैं बताऊंगा, जब साउंड की वेलोसिटी न्यूटन साहब एयर में कैलकुलेट कर रहे थे तो उन्होंने जो फार्मूला दिया वो फार्मूला कुछ एरर को होल्ड किए हुए था, और उस एरर को फिर रिड्यूस करने के लिए फर्दर जो है दूसरे साइंटिस्ट ने उस पर काम किया। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल, जस्ट मैं ये आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, इट इज द साइंस दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, सो इट्स also can be defined as an experimental science, and we right now it is totally an experimental science। ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है, ये सब एसोसिएट्स डेफिनेशंस हैं। जो मेन डेफिनेशंस हैं वो सबसे पहले आपको बता दिया गया, ये स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना एंड बेसिक कॉजेज ऑफ नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करना जिस सब्जेक्ट का काम है वही फिजिक्स है। सो फोर्थ वन, इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स, इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स, in the course of physics we always discuss about the interactions, we always discuss about the interactions between matter and energy, between matter and energy। थोड़ा सा मैं इसको मैटर एंड एनर्जी, ध्यान देना है, मैंने लिखा मैटर एंड एनर्जी। आप इसको समझना कि जितनी भी बातें अभी हमने की, हमने नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना की बात की, हमने नेचुरल फेनोमेना के बेसिक कॉजेज की बात की, हमने एक्सपेरिमेंटल साइंस बताया, हमें साइंस ऑफ मेजरमेंट बताया। इन सभी चीजों के बेस में जाकर एक ही बात छिपी हुई है कि ये जो घटनाएं होती है, इन घटनाओं में, इन इवेंट्स में, इन फेनोमेना में कहीं न कहीं मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है। पदार्थ और ऊर्जा ट्रांसफर होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एनर्जी का मैटर के साथ, एक एनर्जी का एक मैटर से दूसरे मैटर में कन्वर्ट होना बाय एनी मीन्स, मैकेनिकल प्रोसेस। तो इसी से घटनाएं जन्म लेती हैं, इवेंट्स डेवलप होते हैं, फेनोमेना क्रिएट होता है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स, हम जिस सब्जेक्ट को कहते हैं उनके कोर्स में घटनाओं के, फेनोमेना के बेसिक रीजन की बात करते हैं, लेकिन वो फेनोमेना मैटर एंड एनर्जी के इंटरेक्शन का एक रिजल्ट होता है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो डिफाइन द फिजिक्स, it is the interaction of, in the course of physics we always discuss about the interactions between matter and energy। पदार्थ और ऊर्जा के बीच के अंतर क्रियाओं या इंटरेक्शंस की स्टडी ही हम लोग हमेशा हमेशा मतलब ऑलवेज डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड एक लास्ट है, वो डेफिनेशन तो नहीं, you please copy all the definitions and याद रखने के लिए बस वो तो सबको याद रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ को मैं भूलने के लिए। लेकिन एक बात तो है कि भूलने की आदत अगर आप में आ गई
तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी न कभी बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर, आप तो तुम सीधे बेवकूफ बना रहे हैं। यार भूलना भी है अगर किसी चीज को, तो उसके लिए भी उसे याद करना होता है। रिमेंबर, एंड दिस इज द लाइफ, एंजॉय। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन के हर पल को आनंद के साथ, इंटरटेनमेंट के साथ जीना सीखिए। तो आइए, इसको मैं थोड़ा सा मैं छोटी सी बात करके आज मैं आपको यहीं तक रोकूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा पढ़ने का है नहीं आपको। एकदम बिल्कुल स्लैटली स्लैटली, स्लोली स्लोली, थोड़े थोड़े। लेक्चर कितने लगते हैं डजंट मीन, एकदम मजे कीजिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। तभी कभी आपको ऐसा न लगे कि यार फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसा लगे कि चलो यार फिजिक्स तो पढ़ने का पूरा मूड बन रहा है, एंड वी जस्ट वांट टू, या आई वांट टू एंजॉय विद टुडे लेक्चर। आज देखते हैं सर ने क्या पोस्ट किया है, क्या लोड किया है लेक्चर में, आज तो और मजा आने वाला है। सो दिस योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, एंड तब आप देखो कितना मजा आता है, कितना इंटरटेन करते हैं, कितना खुश मिजाज रहते हैं। लास्ट में मैं कहता हूं, फाइनली वन मोर थिंग दैट शुड बी नोटेड, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कितनी बड़ी बात कह दी मैंने। मैथमेटिक्स के बिना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को श्रृंगार, ऑर्नामेंट, जरिया मिलता है मैथमेटिक्स से, कनेक्टिविटी मिलती है। बिना मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के, मैथमेटिकल सिंबल्स के, मैथमेटिकल मीनिंग्स के फिजिक्स को एक्सप्लेन करना कहीं भी पॉसिबल, कहीं से भी पॉसिबल नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई आपके लिए आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट एंड फाइनल टच में जो आपको दे रहा हूं वो यही है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यू प्लीज अपना ख्याल रखें, कभी किसी को कष्ट न हो इसकी कोशिश करें। आपके किसी भी व्यवहार से, किसी भी बिहेव से किसी को बुरा न लगे, इसका हमेशा ध्यान रखें। डिसिप्लिन रहें, समय पर जगें, समय पर खाएं, समय पर सोएं, एंड ट्राई टू मेंटेन अ रेगुलर रूटीन इन योर डेली लाइफ। एंड आप इसका जो अचीवमेंट देखेंगे उसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दैट इज बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट। थैंक यू।